हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वेवर्स, आयरन्स, मेंटर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ये चैप्टर आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाला जो चैप्टर नंबर 6 था, आपका जो चैप्टर 6 था कोलोनाइज्म एंड दिस सिटी, वो चैप्टर डिलेटेड है आपके इस सेशन के लिए, या फिर वो चैप्टर पूरी तरह से डिलेटेड है आपके नए एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी रेशनलाइज्ड हुआ है, एनसीईआरटी बदल गया भाई साहब, आपकी किताब जो है वो बदल गई है। तो किताब बदल गई है तो पुराने चैप्टर्स उसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं है। तो ये चैप्टर आपको पूरी तरह से रिलेटेड जो कि था कोलोनाइज्म एंड द सिटीज़। जिसके पास नए किताब है उनको पता होगा कि ये चैप्टर नहीं, जिनके पास पुराने किताब है आप अपनी किताब में क्रॉस मार्क कर लीजिए कि ये चैप्टर आपको कोई भी नहीं पढ़ना है आपको। तो हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं, वेवर्स, आयरन्स, मेंटर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। इस चैप्टर को पूरे इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, तो ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को भाई साहब। देखिए, जो क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया के सोसाइटी में, इंडिया में जो क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ हैं, ब्रिटिश रूल के समय में इनको दो इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस किया। देखिए, इंडिया में बहुत डिफरेंट प्रकार के क्या थे, इंडस्ट्रीज़ थे। बट ब्रिटिश रूल के समय में इंडिया के इंडस्ट्रीज़ और क्राफ्ट को सभी को ध्यान में न रखते हुए, यानी इंडिया के सभी क्राफ्ट और इंडस्ट्री में ब्रिटिशर्स का ध्यान नहीं था। इंडिया के सिर्फ दो ही मेजर इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटिशर का ध्यान था। वो दो इंडस्ट्रीज़ क्या थे? वो पहला इंडस्ट्री था द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इस टेक्सटाइल और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में इन चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, क्या इनका रोल है ब्रिटिश एम्पायर में दोहरा। हम यहाँ एक और कंपनी की बात करेंगे, टिस्को। भाई साहब, ये जो कंपनी है आज के ज़माने भी एग्जिस्ट करता है, बट एक और नाम में, TSL नाम से। ये TSL क्या है? TSL है टाटा स्टील लिमिटेड। नाम सुना है कि नहीं? टाटा स्टील लिमिटेड टाटा ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है, अभी तक है, जिसके द चेयरमैन एमिरिटस रतन टाटा जी हैं। और चेयरमैन ये किसके चेयरमैन थे? चेयरमैन एमिरिटस यानी चेयरमैन अभी नहीं है, फॉर्मर चेयरमैन थे, अभी चेयरमैन एमिरिटस है टाटा ग्रुप के रतन टाटा। और टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, शायद उनका नाम एन चंद्रशेखर है, ठीक है। अगर एक बार गूगल कर लेना क्या उनका नाम है टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन का। रतन टाटा नहीं है, वो चेयरमैन एमिरिटस है, फॉर्मर चेयरमैन थे। देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ब्रिटेन का, देखिए ब्रिटेन से आए थे ब्रिटिशर्स, तो हमारा जो ब्रिटिशर्स ने ब्रिटेन की तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में चालू करने की कोशिश करी थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन सा, उसका बहुत क्लोज्ड कलेक्शन था हमारे इंडिया के कोलोनाइजेशन से। सही बात है भाई साहब, क्योंकि ब्रिटिशर्स कहाँ से आए थे? देखिए, ब्रिटिशर्स तो आए थे कहाँ से? ब्रिटेन से आए थे। तो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रियल सी फैसिलिटी होगी, उसी फैसिलिटी के बेसिस के कनेक्शन के ऊपर वो यहाँ पर अपनी कोलोनाइजेशन करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, अपने क्राफ्टेशन करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज खोलेंगे, हर चीज़ वो करेंगे। क्लियर? देखिए, 18th सेंचुरी के दौरान क्या होता है? 18th सेंचुरी के दौरान इंडिया एक लीडिंग नेशन था। इंडिया क्या था? एक लीडिंग नेशन था। किसके मामले में इंडिया एक लीडिंग नेशन था? क्राफ्ट और ट्रेड के मामले में। क्राफ्ट और ट्रेड के मामले में इंडिया एक लीडिंग नेशन था 18th सेंचुरी के दौरान। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ब्रिटेन के साथ, ठीक, तब हमें क्या कहा? जब देखिए, हमारे इंडिया में 18th सेंचुरी आते आते हमें क्या कहा गया? हमें लीडिंग नेशन कहा गया क्राफ्ट के मामले में, ट्रेड के मामले में। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो इंडिया को एक पॉपुलर नाम से जानने लगे। इंडिया को लोग क्या कहते थे? इंडिया को लोग कहते थे कि वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये याद रखना है कि 18th सेंचुरी में हमारा लीडिंग नेशन थे, फिर ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाए, तो धीरे धीरे इंडिया को क्या कहने लगे? इंडिया को हम
वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहने लगे, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सभी स्टील और टेक्सटाइल और अन्य इंडस्ट्रियाँ यहीं ही खुलने लगी थी, तो इसलिए हम वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड कहते थे इंडिया को। नेक्स्ट, विद द ग्रो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, धीरे धीरे जो ग्रो हुआ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो इंडिया को एज ए वास्ट मार्केट की तरह देखते थे, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाना बहुत आसान था, बहुत ज़मीनें खाली पड़ी थी, चीप लेबर था, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर था, हर चीज़ था। मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगन फ्लोडिंग इंडिया। देखिए पहले क्या होता था, ब्रिटेन में गुड्स बनाए जाते थे, उनको इंडिया लाया जाता था। अब क्या होने लगा, अब इंडिया में ही गुड्स बन रहे हैं और उनको ब्रिटेन भेजा जा रहा है। अब चीज़ें उल्टा हो गया, अब चीज़ें रिवर्स हो गया, चीज़ें रिवर्स हो गया। क्लियर है आपको? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अराउंड 750 के दौरान, अराउंड 1750 इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इस चीज़ को याद रखिए, इस लाइन को याद रखिए। अराउंड 1750 इंडिया वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। ये पूछता है भाई साहब आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में, 750 के दौरान कब इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टेक्सटाइल एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो आपको लिखना है 750 में। कब था? 750 में। देखिए इंडियन टेक्सटाइल अपने क्वालिटी के लिए जानी जाती थी और अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए जानी जाती थी, एक मार्बलियस क्राफ्टमैनशिप के कारण और अपने क्वालिटी के कारण, फाइन क्वालिटी के कारण जानी जाती थी। 16th सेंचुरी आते आते जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो भी इंडियन टेक्सटाइल्स खरीदना शुरू कर दिए और उनको सेल करना भी शुरू कर दिए। नेक्स्ट, द वर्ल्ड टेल्स अस हिस्ट्री, द वर्ल्ड टेल अस द हिस्ट्री। देखिए इंडियन टेक्सटाइल्स वर फेमस फॉर अंडर द मार्केट्स, द इंडियन टेक्सटाइल्स फेमस इन द वेस्टर्न मार्केट। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडियन टेक्सटाइल हो गया, कॉटन टेक्सटाइल, वो धीरे धीरे फेमस होने लगा वेस्टर्न मार्केट्स में, और उनके डिफरेंट नाम थे। ये नाम याद रखने हैं पैसा। अब जो ये पढ़ाएंगे और ये वाला जो टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो इनको थोड़े से ध्यान से देखने इन टॉपिक्स को। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, तो अभी से ही ध्यान में रख लो, अब जाए एग्ज़ाम में लिखोगे। क्या क्या नाम थे? एक तो नाम था मुस्लिन, एक नाम था कालीको। ये मुस्लिन और कालीको कहाँ से डिराइव्ड है? कालीकट। एमसीक्यू भी यहाँ से आ सकता है, लॉन्ग 5 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जो प्रिंटेड क्लॉथ्स थे उनको कहा जाता था चिंट्स, उनको कहा जाता था चिंट्स। और चिंट्स कहाँ से डिराइव्ड है? चिंट्स डिराइव्ड है चिंत से, चिंत से डिराइव्ड है चिंट्स, जो कि कहाँ बनते थे? जो कि मसूलीपाटम आंध्र प्रदेश में बनते थे। एक है वंदना जो डिराइव्ड है बांधना से, बांधना यानी बांधना भाई से पता ही है, टाई अप एंड डाई करना, टाई एंड डाई करना, जो कि गुजरात राजस्थान में बनते थे। ये आपको याद रखना है ये सभी चीज़ें। फिर से एक सम अप कर रहे हैं आपके लिए, सम अप फिर से कर रहे हैं, फिर से मैं सम अप कर रहा हूँ आपके लिए। देखो भाई साहब, देखिए इंडियन टेक्सटाइल वेस्टर्न मार्केट्स में डिफरेंट नाम से जाने जाते थे, मुस्लिन और कालीको नाम से। कालीको कहाँ से? ये दोनों डिराइव्ड है कालीकट से। देखिए कालीको डिराइव्ड है कालीकट से। किस किस नाम से जाने जाते हैं? मुस्लिन नाम से और कालीको नाम से, और कालीको डिराइव्ड है कालीकट से। जो प्रिंटेड क्लॉथ्स, कॉटन क्लॉथ जिसमें प्रिंट हो, उस कॉटन क्लॉथ्स को कहते थे चिंट्स, और चिंट डिराइव्ड है चिंत से, जो कि प्रोड्यूस होता था मसूलीपाटम आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है वंदना, वांदना, वांदना आप कह सकते हो कि वंदना कह सकते हो। इसको डिराइव्ड किया गया है बंधना से, बंधना और टाई से और डाई से। इसको गुजरात राजस्थान में बहुत बल्क में ऑर्डर मिलता था और वहीं पर ये प्रोड्यूस होता था। अब फेमस वेव पैटर्न्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है फेमस वेव पैटर्न्स। जैसे कि पटोला कहाँ बनता था?
सूरत और अहमदाबाद में। जामदनी कहाँ बनता था? बंगाल में, बंगाल में। नेक्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट्स। देखिए इंडियन टेक्सटाइल धीरे धीरे फेमस होने लगा यूरोपियन मार्केट्स में। 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन में एक एक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था कालिको एक्ट। जिसमें क्या हुआ, जिससे जो प्रिंटर कॉटन टेक्सटाइल चिंट थे वो इंग्लैंड में यूज किए जा सके, उनमें बैन लगा दिया गया। क्या हुआ इसको फिर से समझिए आप कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में अपने लेजिस्लेचर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने लेजिस्लेचर में कालिको एक्ट लॉन्च किया। जिससे क्या होगा, जो ब्रिटिशर्स थे जो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंट की जो यूज करते थे इंग्लैंड में, उसमें बैन लगा दिया। ठीक है। इंडियन डिजाइन वर लिमिटेड एंड प्रिंटेड इन इंग्लैंड ऑन वाइट मुस्लिन और प्लेन। उन्होंने कहा कि आपको सिर्फ मुस्लिन और प्लेन चीजें पहननी पड़ेगी, आपको चिंट पहनना अलाउ नहीं है, आपको चिंट्स पहनना अलाउ नहीं है, उसको यूज को बैन रख दिया अंडर द कालिको एक्ट। इस एक्ट के दौरान कालिको एक्ट, आपको अनब्लीच्ड इंडियन क्लॉथ भी पहनना अलाउ है, बट आपको कालिको एक्ट के अंदर आप सभी को वह चीज पहनना अलाउ नहीं है। कौन से चीज? चिंट्स टेक्सटाइल वाले कपड़े आपको पहनना, प्रिंट वाले कपड़े आपको पहनना या नहीं है। देखिए स्पिनिंग जर्सी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्पिनिंग जर्सी। जो स्पिनिंग जर्सी था उसको इन्वेंट किया गया था, इसको इन्वेंट किया गया था जॉन काय के द्वारा 1764 में। पूछा जाता है कि जॉन काय कौन थे? व्हाट डू मीन बाय स्पिनिंग जेन, कब डिस्कवर किया? ये पूरे तीनों के तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्पिनिंग जेम्स भाई जॉन काय ने इसको बनाया था, खोजा था, डिस्कवर किया था, इन्वेंटेड किया था, 1764 में किया था, याद रखना इन्वेंटेड। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। अब ये एक और इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट के बाद इम्पोर्टेंट लाइन है इस चैप्टर में, एमसीक्यू धड़ाधड़ पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। स्टीम इंजन को किसने इन्वेंशन किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने 1786 में, जो कि रिवोल्यूनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वेविंग थी। स्टीम इंजन जो कि रिवोल्यूनाइज्ड कॉटन टेक्सटाइल वेविंग था। ये कोई ट्रेन इंजन नहीं था, ये जो स्टीम इंजन है ये कॉटन टेक्सटाइल वेविंग का नाम है। फेमस वेविंग सेंटर, इंडिया में 4 फेमस वेविंग सेंटर थे, नाम याद रख लो, रट लो। एक तो है बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कालीकट। इसको आप याद कैसे रख सकते हो? आपको ऐसे याद रखना है, देखिए बीए आपको याद रखना है, बीए, देखिए बीए एक डिग्री होती है, बीए जीसी, बीए जीसी याद रख सकते हो, या फिर बीजीए, आप बीजीएसी याद रख सकते हो, बीए। देखिए बीए एक डिग्री है और जीसी ठीक, या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। अब ऐसे याद रखो, बी गैस, बी गासी, देखिए बिगासी याद रखिए, बी फॉर बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कालीकट। हु वेर वेवर्स, ये वेवरर्स कौन थे भाई साहब? देखिए वेवरर्स, देखिए बहुत अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, अलग अलग कम्युनिटी के कुछ स्पेशलाइज्ड लोग थे, उनको बारे में जानते, जैसे कि तंती बंगाल से, जुलाखाउस और मोमिन नॉर्थ इंडिया से, काइकोलर्स और दिवांग्स साउथ इंडिया से। ये कुछ फेमस वेवरर्स थे, ये जो इनके नाम ये रहे, कहाँ से रहे ये उनके ब्रैकेट में लिखे गए हैं। नेक्स्ट, हैंडलूम वेविंग एंड देयर ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद द प्रोवाइडेड लिवलीहुड फॉर द मिलियन ऑफ इंडियंस। देखिए वो जो ऑक्यूपेशन करते थे वो उनके लिवलीहुड के लिए था, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए था। ठीक है, वो उसको करते थे, उससे चलते थे, उससे अपना घर गुजारा चलाते थे पैसा। द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल, धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा इंडियन टेक्सटाइल का। देखिए क्या हुआ,
देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ कॉटन इंडस्ट्रीज़ का, जो डेवलपमेंट हुआ कॉटन इंडस्ट्री, धीरे धीरे क्या हुआ, कॉटन इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ब्रिटेन में होने लगा, जिससे एक अफेक्शन क्या आया, जिससे ये अफेक्शन आया कि जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे इंडिया में, उनको बहुत प्रकार से क्या हुआ, तकलीफ़ें आने लगी। 19th सेंचुरी के बिगिनिंग होते होते जो इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल थे वो सक्सेसफुली क्या होने लगा, सक्सेसफुली इंडियन गुड्स को पूरे पछाड़ रहे थे, बहुत बढ़िया से पछाड़ रहे थे हमारे इंडियन गुड्स को। कहाँ कहाँ देखिए, हमारे इंडियन गुड्स पहले अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप में चलते थे, धीरे धीरे क्या होने लगा, हमारे जो मार्केट्स थे, हमारे जो टेक्सटाइल मार्केट्स थे जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप थे, यहाँ हमें ब्रिटिशर्स की कंपनीज ने पछाड़ दिया इंडिया को बहुत बढ़िया तरीके से, और ब्रिटिशर्स ने अपना रूल लगा दिया भाई साहब, अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से बेचने लगे अफ्रीका में, अमेरिका में, यूरोप में, और वहाँ वो चलने भी लगे भाई साहब। देखिए इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनी स्टॉप बाइंग इंडियन गुड्स। देखिए अगर उनके पास, अगर ब्रिटेन में ही अच्छे अच्छे चीज़ें डेवलपमेंट होने लगी, अगर ब्रिटेन में ही कॉटन इंडस्ट्री की डेवलपमेंट होने लगी, तो इंडिया से क्यों खरीदे, तो इसलिए इंग्लिश ने और यूरोपियन कंपनीज ने इंडियन गुड्स को खरीदना बंद कर दिया। 1830s आते आते जो ब्रिटिश कॉटन क्लॉथ है वो इंडियन मार्केट को पूरी तरह से दबा दिया भाई साहब, इंडियन मार्केट पूरी तरह से कॉटन के मामले दब गया, और ब्रिटेन कॉटन क्लॉथ 1830s के दौरान बहुत ऊपर था। जो बहुत सारे रूरल वोमेन्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पिनिंग कॉटन थ्रेड बनाया, और उससे वो वेयर द रेडर जॉबलेस, वो बहुत जॉबलेस होने लगे धीरे धीरे। नेक्स्ट, द ड्यूरिंग अ नेशनल मूवमेंट, एक नेशनल मूवमेंट के दौरान, एक राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, जो महात्मा गांधी जी ने लोगों को कहा कि वो इम्पोर्टेड टेक्सटाइल को बॉयकॉट करिए, इम्पोर्टेड टेक्सटाइल को बॉयकॉट करिए, उसको बंद करिए, और अपने हैंड स्पून को यूज़ करिए, अपने वोवन क्लॉथ को यूज़ करिए, और कहा कि खदी, देखिए इंडिया में बनने वाला ये खदी है, इसको एक सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, देखिए खदी कपड़ा इंडिया में बनता है। आज के दिन, आज के समय में जो खदी है ना, ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव है खदी कपड़ा। जो खदी कपड़ा पहनते हैं ना, कहते हैं भाई सर राजा है इसलिए खदी कपड़ा पहन रहा है। खदी कपड़ा कभी पहनते बहुत महंगा होता है, थोड़ा सा महंगा होता है, ज़्यादा नहीं, महंगा होता है, महंगा होता है, ठीक है। खदी कपड़ा थोड़ा सा महंगा होगा, उसके कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मोटे मोटे कपड़े होते हैं, और वो इंडिया में बना हुआ होता है, इंडिया के जड़ों से, इंडिया के रूट से बना हुआ कपड़ा है खदी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि आप बाहर की चीज़ों को बंद कर दो, आप खदी को एक जातीयवाद का, हमारे नेशनलिज्म का एक सिंबल बना लो, हमारे राष्ट्रीयवाद का एक सिंबल बनाओ खदी को। तो वेवर स्टार्टेड वर्किंग एज एग्रीकल्चर, जो वेवरर्स थे जो वेविंग कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो खेती करने लगे, यानी एग्रीकल्चर के फील्ड में आने लगे। और वो किस, देखिए जो देखा उनका काम नहीं चल रहा है, किनका काम, वेवरर्स का काम नहीं चल रहा, वेविंग नहीं कर रहे, तो वेविंग नहीं कर रहे तो तभी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलानी है कि नहीं, रोटी खानी है कि नहीं खानी है। तो इन्होंने क्या किया, वो डिफरेंट काम में आने लगे, जैसे कि उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर करना शुरू कर दिया, वो आ गए मिल वर्कर्स में, वो उन्होंने अपनी वो माइग्रेशन करने शुरू कर दिया कि वेज ऑर्नर यानी डेली वर्कर्स के रूप में काम करने लगे। क्लियर है। देन कॉटन मिल्स कॉम अप, देन कम्स टू द कॉटन मिल्स कॉम अप। देखिए 1854 में पहली कॉटन मिल इंडिया में सेटअप की गई, एक स्पिनिंग मिल बॉम्बे में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे यार, ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा कि 1854 में पहली कॉटन मिल इंडिया में खुली, जो कि एक स्पिनिंग वो मिल के दौरान बॉम्बे में। फिर क्या हुआ, 1900 आते आते 84 मिल बॉम्बे में ऑपरेट करने लगी, और बट द कॉलोनियल रूल डिड नॉट सपोर्ट, जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, इसको सपोर्ट नहीं करा थे, क्योंकि भाई से उनके वहाँ तो खुला है ना, तो वो क्यों इधर सपोर्ट कर, वो नहीं कर रहे थे। तब भी हमारे इंडियंस ने बहुत सारे मिल्स खोलते लगे, बॉम्बे में 84 मिल्स खोलने लगे, बट द कॉलोनियल जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश राज था, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। द मिल्स एडवांसमेंट्स बाय डिनाइंग द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश गुड, द फर्स्ट मेजर। देखिए क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को अफेक्ट लगा, तो इसलिए वो इसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे, डिनाई कर रहे थे हमारे गुड्स को वहाँ बेचने का। तब भी इंडियंस है भाई से, जिद्दी है तो करेंगे क्या भाई से, इंडियंस है, हम करेंगे तो करेंगे, तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने, ठीक है। जो पहली मेजर स्पोर्ट इन द डेवलपमेंट है कॉटन फैक्ट्री में, प्रोडक्शन में इंडिया में, वो पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई। क्या, जब पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान हमारे पहला डेवलपमेंट हुआ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। क्या हुआ, देखिए जब जो टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स किया रहा थे ब्रिटेन से, वो धीरे धीरे घटने लगे, और जो इंडियन फैक्ट्रीज धीरे धीरे
जो कि प्रोड्यूस कर रहे थे कपड़ा, वो मिलिट्री सप्लाई के लिए धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने देखिए ब्रिटिश कंपनीज जो थी वो कितना कॉटन बनाई, कितना कॉटन कपड़ा बनाई, कितने चीज़ें बनाएगी, इतना बनाया नहीं जा सकता एक समय में। एक समय लोगों के लिए बनाएगी, यूरोप के लिए बनाएगी, अमेरिका के लिए बनाएगी, एशिया के लिए बनाएगी और मिलिट्री बनाएगी, इतने के लिए नहीं बनाया जा सकता। वही इंडियन के कपड़े क्या थे, इंडियन के जो इंडस्ट्रीज थे वो सिर्फ इंडिया के लोग यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ कहा गया कि आप मिलिट्री के लिए भी, मिलिट्री पर्पस के लिए भी हमारी चीज़ें बनाओ बाय द ब्रिटिशर्स। क्लियर। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है द सोर्ड ऑफ द सोर्ड यानी तलवार ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वुड स्टील। देखिए जो क्वालिटी है तलवार की वो एक स्पेशल टाइप के हाई कार्बन स्टील से आती है। देखिए तलवार में जो स्पेशल टाइप का एक, देखिए तलवार कितनी क्वालिटी, क्योंकि तलवार का म्यान कितना शानदार होगा वो डिपेंड करता है एक हाई कार्बन स्टील के ऊपर जिसका नाम है उट्स जो कि साउदर्न इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। ये जो इंडियन ऊर्ज है इसके बारे में बहुत सारे यूरोपियन साइंटिस्ट बहुत फैसिनेटेड थे, बहुत उनको अच्छा लगता है ये क्या है, ये क्या चीज़ है जो इंडियन ऊर्ज है। ठीक है, जो ऊर्ज स्टील है वो बेसिकली साउथ इंडिया में बनाया जाता था, जो कि धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो गया मिड 19th सेंचुरी आते आते। जो सोर्स, जो तलवार थे, जो आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री थे, धीरे धीरे खत्म होने लगी, डाइड होने लगी, क्योंकि इंडियंस ने ब्रिटिश के द्वारा इंडिया में क्या होने लगा, जो डेवलपमेंट नहीं किया जा रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं किया, तो धीरे धीरे वो जो आर्मर मेकिंग इंडस्ट्रीज, तलवार बनाने वाली कंपनीज थी, तो धीरे धीरे वो डाइड होने लगी, खत्म होने लगी। क्या हुआ, जो आयरन एंड स्टील थी इंग्लैंड से, वो धीरे धीरे जो आयरन एंड स्टील थी इंग्लैंड से वो डिस्प्लेड करती थी आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन क्राफ्ट इन इंडिया। देखिए जो बाहर की जो स्टील एंड आयरन की कंपनीज थी वो इंडिया को बहुत बढ़िया से अफेक्ट कर रही थी। अबंडेंट फर्नेसेस इन द विलेज, क्या है ये, देखिए जो प्रोडक्शन था वुड स्टील का, जो कि हाई कार्बन स्टील है, वो एक स्पेशलाइजेशन, हाईली स्पेशलाइज टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग, आयरन को रिफाइन कर से बनाया जाता था। आयरन को रिफाइन करके ही जो वुड स्टील है, ये वुड स्टील बनाया जाता था। देखिए 19th सेंचुरी के लेट आते आते जो आयरन स्मेल्टर्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन करते गए, क्योंकि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लॉ ब्रिटिश के द्वारा थोप दिया गया, जिससे क्या हुआ, जो आयरन की रिकवरी बहुत कॉस्टली हो गया, आयरन और की जो रिकवरी थी वो बहुत कॉस्टली हो गई, जिसलिए क्या हुआ, ये वैसे उनकी जो बनाई हुई चीज़ें डिक्लाइन करने लगी। बहुत सारे पीपल इस क्राफ्ट में क्या होते हैं, इस क्राफ्ट को अपने लिवलीहुड, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए करते थे, अब वो नहीं कर पा रहे, जिससे क्या हुआ, फिर अर्ली 20th सेंचुरी आते हैं जो आर्टिसंस थे उन्होंने आयरन एंड स्टील को एक नए रूप दिया, एक नए कंपटीशन में क्या क्या बनाया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। 1904 के दौरान जो चार्ल्स वेल्स थे, जो कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, और उनके साथ जो दोराबजी टाटा भाई साहब, बहुत बड़े टाटा थे भाई साहब, टाटा की शायद इन्होंने ही शुरुआत की थी। देखिए 1904 आता है, जो चार्ल्स वेल्स थे एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ दोराबजी टाटा कौन थे, जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे थे। अब भाई साहब जमशेदजी टाटा कौन है, जमशेदजी टाटा इज द फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप। आज के समय जो टाटा ग्रुप प्रेजेंट है ना, उसके फाउंडर तो यही थे जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी थी, वही यही तो है, यही इंसान तो है जिन्होंने क्या किया, इन सभी ने मिलकर क्या किया, एक मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट इंडिया में सेटअप किया। जो आयरन स्मेल्टर्स, इनको हम अघीरियास कहते थे, उन्होंने बहुत हेल्प किया आयरन ओर के डिपॉजिट को खोलने में। कहाँ, राजहरा हिल्स छत्तीसगढ़ में। तो उसी दौरान द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को केम इन 1912 में क्या आया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को आया 1912 में, और उसने बिगान किया, शुरुआत की स्टील प्रोड्यूसिंग में।
2 साल के बाद टिस्को के 2 साल के बाद 1940 में पहला विश्व युद्ध शुरुआत हुआ, जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश स्टील जो इंपोर्ट्स हो रही थी, ब्रिटिश स्टील इंडिया में वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। इंडियन रेलवेज टर्न टिस्को फॉर द सप्लाई, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने टिस्को को सहयोग किया कि सप्लाई करे रेल्स को, अपने स्टील को। धीरे धीरे ओवर टाइम टिस्को बिकम द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर के दौरान जो इंडिया की कंपनी थी, इंडिया में ही बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गई ब्रिटिश एम्पायर के दौरान। और वही जो टिस्को है, टिस्को बाद में जाते जाते टाटा स्टील में परिवर्तन हो गया। एक का कोई टाटा TSK, टाटा स्टील कलिंगनगर है एक, भाई साहब बहुत ज़्यादा स्टील वहाँ से प्रोड्यूस होता है, जाजपुर उड़ीसा में। क्लियर है आपको? तो यही था आपका चैप्टर। तो मिलते हैं आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।